By this time, we all must be very clear about the image and the reflection by spherical mirrors. कल हमने सीखा कि मिरर्स जो कि कर्व्ड सरफेसेस वाले होते हैं, जिनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, वो दो कैटेगरीज में डाले जा सकते हैं। या तो उनकी रिफ्लेक्टर सरफेस जो है वो कर्व्ड इनसाइड हो, कर्व्ड इनसाइड तो मतलब कॉनकेव, और अगर कर्व्ड आउटसाइड हो तो कॉन्वेक्स। दो तरह के मिरर्स होते हैं। हमने कहा कि ये स्फेरिकल मिरर्स जो है ये इमेजेस बनाएंगे। प्लेन मिरर जो इमेजेस बनाता था उसकी कुछ लिमिटेशन थी। हमने देखा था कि वो तो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से निकल करके दो रेज जा रही हैं। हाँ, हम क्या कहते हैं, एक पॉइंट से निकलकर दो रेज निकल रही। जैसे कि ये प्लेन मिरर है तो इस एक पॉइंट से निकल करके दो रेज जा रही हैं। आप जहाँ मर्जी जिस रास्ते पर आप ले जाना चाहो इसको ले जाओ। जैसे कि आप ऐसे ले जाते हो तो हम कहते हैं इसी रास्ते वापस आ जाती है। हाँ, अलोंग द नॉर्मल जा रही है, अलोंग द नॉर्मल वापस आएगी। पोल से टक्कर लगेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ऐसे चले जाएगी। इधर से इधर भी जा सकती है। हाँ, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, तो फिर उधर चले जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। हाँ, ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। इसको हम एक पॉइंट सोर्स बोलते हैं या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हाँ, सिंगल पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, है ना। ये दोनों एक ही बात है। ये वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जो भी रे ऑफ लाइट हमने यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई, इससे जाके इंसिडेंट रेज या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, और फिर अपने अपने रास्ते रिफ्लेक्ट होकर के चली जा रही है। उनमें से किसी भी दो का इंटरसेक्शन हम देख सकते हैं। हमने अगर इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, इसको भी बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, इसको भी बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, तो एक्चुअली तो वो एक ही जगह पर मिलेंगी बिहाइंड द मिरर और एक पॉइंट इमेज बन जाएगी, पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट अपने जैसी इमेज बनाएगा। ये क्योंकि प्लेन मिरर है तो हमने कहा था कि प्लेन मिरर जो होता है वो सेम साइज़ की इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, मतलब एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट ही होती है। और उसके अलावा हमने कहा था कि ये एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट बनती है। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा हम अभी बात कर रहे थे, और या तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको आप एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट भी बोल, ये पॉइंट सोर्स है, ये आप एक्सटेंडेड सोर्स है। एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जिसका कोई फिक्स्ड डायमेंशन हो। हाँ, एक ऐसा सोर्स ऑफ लाइट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा जिसका कोई डायमेंशन हो, यानी बड़ा, कई सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हम कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक ही पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट कैन बी अ सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आगे भी काम आएगा। आगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है हमको, वो भी लाइट से एसोसिएटेड है, ह्यूमन आई, वहाँ पर भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह समझने के लिए इस तरह के कंसेप्ट्स समझने पड़ेंगे। तो हम कह रहे थे कि अगर कोई प्लेन मिरर इमेज बनाएगा तो वो कोई से भी दो पॉइंट सोर्स हम ले लेते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। हमने कहा कि यदि जैसे आपने यहाँ से एक रे को ऐसे ले जा करके बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, हाँ, ये तो वापस चली गई तो इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, और इसको भी बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट का इमेज बन गया टॉप का। यदि बॉटम पॉइंट लेना है तो यहाँ से ले गए,
ये भी इसी रास्ते वापस चली जाएगी, क्योंकि अलॉन्ग द नॉर्मल आई है तो अलॉन्ग द नॉर्मल जाएगी। इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दो। हमने कहा कि यहाँ से ये जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस पॉइंट से ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ बना था। ऐसे इस पॉइंट से जाने वाली कोई सी भी दो रेज ले लें। हमने एक ये ले ली तो ये रिफ्लेक्ट होकर के नीचे जाएगी ऐसे। इसको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर दो, यहाँ पर इस पॉइंट का इमेज बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पूरा जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज ऐसे बनेगी। ये बात हमने कल सीखी थी। अब ये चीज़ हम सीखने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में क्या होगा। अगर स्फेरिकल मिरर्स अपना इमेज बनाएंगे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे जो उनके सामने रखा हुआ है, तो वो किस तरह से बनाएंगे, वो चीज़ हमको आज सीखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है इस चैप्टर का, इसलिए बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। जैसे कि हम कह रहे हैं, कल हम बात कर रहे थे कि एक कॉन्वेक्स या एक कॉनकेव मिरर, कोई सा भी हमको एक मिरर बनाना है। तो चलो हम पहले कॉनकेव बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरह का, इसको हटा दो, इसको थोड़ा अपन बड़ा कर देते हैं, थोड़ा विजिबल हो जाए। तो कल हम क्या बात कर रहे थे कि एक जो कॉनकेव मिरर है उसका पहले तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को कनेक्ट करती है। तो ऐसा ये बना लिया हमने। यहाँ पे हमको मिल गया हमारा पोल, समझो यहाँ पे है C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा इसका F, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। अब ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। आप ये बात तो जानते हो कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से या इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, वहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही हो, तो दे ऑलवेज कम पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। वो पैरेलल मूव करती है एक दूसरे के, और वो हमेशा F के ऊपर ही जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। एक बात तो हम ये जानते हैं, हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट दो तरह के हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा भी ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हो, ये क्योंकि कन्वर्जिंग है, किसी भी डायरेक्शन से आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देगी, अंदर की तरफ बेंड कर देगी। उसको बोलते हैं कन्वर्ज कर देना। तो जब ये कन्वर्ज करेगी तो हम ये समझें कि ऑब्जेक्ट, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैसा होता है। समझो एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, और हर पॉइंट से ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती है। हर पॉइंट से इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू यूज़ ऑल द रेज टू शो दैट व्हाट द काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। हमको इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर अगर दिखाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आउट ऑफ दैट मैनी रेज कुछ सेलेक्टेड रेज लेना होगी। हाँ, द रेज सेलेक्टेड आर कैन बी कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव रेज। रे डायग्राम बना करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर द वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर what types of images are formed, where the images are formed, and what are the relative sizes of the images formed by the concave mirror as compared to object. So representative rays are the rays which we are going to use in formation of the ray diagrams associated with concave mirror. तो क्या करो कि हम यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप की
रेज बनाएंगे इस तरह से। कैसे बनाएंगे देखो, थोड़ा सा अपना कन्वीनियंस वाला काम कर लूं। चार अलग अलग मुझे बनानी है। चार अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव रेज मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा ड्रैग क्लोनिंग कर दें। तो देखो, सबसे पहले तो एक रे लेते हैं। एक रे ऐसी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है जो, वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस को काट करके जाती है। हाँ, हमेशा ऐसा ही होगा। है ना, कि द रे which moves parallel to principal axis after getting reflected always pass through F। कहीं से भी जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से जाएगी तो भी ऐसा ही होगा, यहां से जाएगी तो भी ऐसा ही होगा। हाँ, ये इधर से इधर चली जाएगी ऐसे। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर ये है तो ये इसको काट के यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ऐसा ही होगा हमेशा। हाँ, तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव रे एक कौन सी हुई, जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है। एक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमेशा, द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हेन strikes the surface of the concave mirror will after getting reflected pass through F। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इसकी जस्ट ऑपोजिट ले लो। ऑपोजिट क्या ले लें कि अगर कोई रे ऑफ लाइट F को क्रॉस करके मिरर से टकराती है लाइक दिस, मतलब इंसिडेंट रे जा ही ऐसे रही है, तो क्या होगा, F में से क्रॉस करी और इससे टकराई, तो क्या होगा कि ये फिर पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू, आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इट विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। हाँ, पहले वाले का ऑपोजिट हो गया। पहले वाले में जो पैरेलल आई थी वो F से गई थी, अब जो F में से पास होकर के जा रही है वो आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। द थर्ड वन इज एक ऐसी रे जो कि C में से होकर के जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर से टकराए। सी में से होके मिरर से टकराए लाइक दिस। हाँ, ये इंसिडेंट रे है, ये सी से होकर के और मिरर से टकराई है, तो ये वापस उसी रास्ते चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने प्लेन मिरर में क्या देखा था कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो उसी रास्ते वापस चली जाती है ना। वहाँ भी ये देखा था, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो वापस उसी रास्ते क्यों जाती है, ये इसके लिए हमारी क्या एक्सप्लेनेशन थी
इसके लिए हमारा एक्सप्लेनेशन सिंपल ये था कि जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, मतलब उसने रिफ्लेक्टेड सरफेस यानी मिरर की सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाया है, और 90 डिग्री का एंगल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल बनाता है, तो इसका मतलब ये अलोंग द नॉर्मल आई है। ठीक है, अलोंग द नॉर्मल आई है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री ही होगा, मतलब वापस जाती हुई रे भी अलोंग द नॉर्मल ही जाएगी। हाँ, तो अगर इस सरफेस को, अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं ना, कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए इस तरह से, इधर टकराए इधर टकराए, ये सब इंसिडेंट रेज हैं, और ये सब परपेंडिकुलरली टकरा रही हैं, मतलब अलोंग द नॉर्मल आ रही हैं, तो सब अलोंग द नॉर्मल ही जाएंगी। अगर इसको हम थोड़ा सा, इस सरफेस को, जो सीधी सरफेस है, इसको कर्व कर दे तो इन पॉइंट्स की पोजीशन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? हाँ, इनकी पोजीशंस बदलेगी कि नहीं बदलेगी? देखो, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ है बिना समझाए, तो आप समझ जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा बुक में क्या लिखा हुआ है, नहीं तो ऊपर से बात निकल जाएगी। अब बताओ, ये बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो परपेंडिकुलर था, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा क्या? नहीं, यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं होगा एक्चुअली। अब ये रेज जो होंगी, अगर आप इसको इस तरह से इसी वाली सरफेस को खींच करके कर्व कर दोगे तो ये रे भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये रे थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये भी थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ये थोड़ी मुड़ जाएगी, ये थोड़ी मुड़ जाएगी, और ये सब एक कॉमन पॉइंट पे टकराएंगे, और फिर वो कॉमन पॉइंट जो होगा वो एक पॉइंट होगा जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो। अब कर्वेचर आ गया इसमें, पहले ये फ्लैट था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले कोई था ही नहीं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के कोई रे आ रही है, इसका मतलब वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है, और अलोंग द नॉर्मल आ रही है तो अलोंग द नॉर्मल ही वापस जाएगी। दैट इज द रीज़न वाई हम कहते हैं कि सी से आ रही है तो मतलब अलोंग द नॉर्मल आ रही है, अलोंग द नॉर्मल ही वापस जाएगी। 3 representative rays which we are going to use in the ray diagrams to show that how a concave mirror forms image for an object placed in front of it. एक और रिप्रेजेंटेटिव रे बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक रे ऑफ लाइट जा करके और पोल से टकराए, ठीक है ना, पोल से टकराएगी तो वो, ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। पोल से टकराई है तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अब आप ये दिमाग में कंसेप्ट समझ लो कि इसका नॉर्मल तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है इन दोनों का, तो इनके सबके भी तो नॉर्मल होंगे। तो देखो इनका नॉर्मल कैसा होगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल आ जाएगा। हाँ, यू कैन ड्रॉ नॉर्मल्स लाइक दैट, इसका भी तो होगा नॉर्मल, ऐसा कुछ, हाँ, या इसका तो नॉर्मल, ये अलोंग द नॉर्मल ही आई है, नॉर्मल पे चलती हुई आई है, नॉर्मल पे चलती हुई जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 0 है। हाँ, बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव रेस को यूज करके हम ये पता करेंगे कि फॉर द वेरियस पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट टाइप्स ऑफ इमेजेस अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स।
कॉनकेव मतलब कर्व्ड इनसाइड, जैसा हमने ये बनाया है। तो इस सब को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं, हाँ, और उस वीडियो पे ही ड्रॉ करते चलेंगे। जो भी बातें हमको सीखनी है वो उसी पे सीखते चलेंगे। बिल्कुल आराम से हमारे दिमाग में कंसेप्ट चला जाना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो, कोई बात समझ में नहीं आए, उसे वहीं पॉज कर देना, फिर से देखना। जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखते रहना। और अगर ऐसा लग रहा है कि हमें तो समझ में आ ही नहीं पा रहा है तो मुझे कॉल कर देना इमीडिएटली। आपको ये बात बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी, आई एम 100% श्योर। ये तो हमारे प्लेन मिरर का हम जो इलस्ट्रेशन दे रहे थे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, ये बात जो मैं आपको अभी बता रहा था, किस तरह से अगर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को आपस में मिलाने से इमेज बन जाती है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बाय प्लेन मिरर। तो हमने ये सारी बातें इससे एसोसिएटेड तो करी थी। अब देखो, जो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ हमें दिखाई पड़ रहा है एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ। कॉनकेव मिरर के सामने उसे कहीं भी रखा जा सकता है, बट देयर कैन बी एक्चुअली 6 डिफाइंड पोजीशंस, 6 पोजीशंस वेयर वी कैन से दैट ओके दिस इज अ फिक्स पोजीशन। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक सर्टेन टाइप ऑफ इमेज विल बी फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या है? एक टू स्टार्ट विथ इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली जो रेज होती हैं फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लेकर के और यहाँ पे बनाते हैं इमेज। फिर ऑब्जेक्ट को एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ले आते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी, जैसा कि अभी रखा हुआ दिख रहा है। हाँ, और पास लाओगे आप रखोगे एट सी, और पास लाओगे आप रखोगे बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में, और फिर और पास लाओगे तो उसे एफ पे रख दोगे, और पास लाओगे तो आप एफ और पी के यानी पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दोगे। दीज आर द 6 पोजीशंस जिनके अकॉर्डिंग इमेज का साइज, इमेज का शेप, इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर बदलता रहता है। तो फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज यानी रिलेटिव साइज बड़ा है कि छोटा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और नेचर ऑफ द इमेज रियल है कि वर्चुअल है देखते हैं। हाँ, क्यों देख रहे हैं हम ये, क्यों सीखना चाह रहे हैं हम ये? क्योंकि ये सीखने के बाद ही हमें ये समझ में आएगा कि कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या करना है, या कोई पर्टिकुलर यूज़ कॉनकेव मिरर का हमें पता है तो वो क्यों करते हैं। What we are actually going to achieve by using a concave mirror, that we will learn from the ray diagrams of the various positions of objects and image. तो देखें कि ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन ये कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो जैसा हमने पहले भी बताया कि द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर कंसीडर्ड टू बी कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा क्यों है ये बात भी हम क्लियर कर देते हैं कि देखो, हमने कल की क्लास आप याद करो, मैंने एक बात बोली थी आपको, क्या कि हम जो मिरर्स यूज़ कर रहे हैं टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस फाउंड बाय वेरियस स्फेरिकल मिरर्स, उसमें हमने जो मिरर लेने हैं वो मिरर्स का अपर्चर जो है, अपर्चर याद है आपको नाम, अपर्चर जो रिफ्लेक्टर सरफेस का डायमीटर है, उसके अपर्चर का साइज उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यानी हम उसको हो सकता है बहुत दूर नहीं माने, 100 मीटर 200 मीटर दूर है, हाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर में बोल रहा हूँ, आधा किलोमीटर दूर है, तो वो भी इसके हिसाब से इनफाइनाइट डिस्टेंस मानी जाएगी क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है ना। डिस्टेंस यानी कि ये जो डायमीटर है, ये जो आपका मिरर आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत छोटा मिरर है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट तो सन भी हो सकता है, सन
आप बोलोगे कि हमें तो पता है सन की और अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, तो वो ठीक है, वो फाइनाइट डिस्टेंस है, लेकिन सन और अर्थ की डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस डायमीटर, दिस अपर्चर इज एक्सट्रीमली लार्ज। तो हम बोलेंगे द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन, दे आर एक्चुअली कमिंग पैरेलल टू ईच अदर। मैं एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ आपको कि समझो सन का साइज ये है, ठीक है, सन तो बड़ा ही होता है ना, हमने मान लिया कि ये सन का साइज है, ऐसा इतना बड़ा सन है। अब सन इतना छोटा थोड़ी होता है जितना हमने बनाया, लेकिन हम समझने के लिए समझ रहे हैं। तो अगर सन का साइज ये है तो लेंस, मिरर या लेंस का साइज कितना होगा? ये भी बहुत बड़ा बना दिया मैंने, शायद एक पॉइंट के जितना या उससे भी छोटा, पॉइंट से भी बहुत छोटा। अब अगर इतना छोटा सा मिरर और उस पे सन से रेज आ रही हैं, तो चाहे सन से रेज तो ऐसे 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 जा रही होंगी, सब तरफ जा रही होंगी। इस तक कितनी पहुंचेंगी? ये वाली पहुंच गई, ये पहुंच गई। जो इस तक पहुंचेंगी वो तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर ही तो होंगी, ऑलमोस्ट क्या, एकदम ही पैरेलल टू ईच अदर होंगे। तो क्योंकि अपर्चर जो है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, बहुत उसका अपर्चर बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, तो द रेज कमिंग आर पैरेलल। बाकी रेज से कोई लेना देना नहीं है, वो उस मिरर तक पहुंची ही नहीं, सो दे विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। समझ गए आप बात, है ना? ये सब कंसेप्ट समझने की बातें हैं, ये बातें बुक में नहीं लिखी हुई हैं। तो ये बात आप समझो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो जो इंसिडेंट रेज आएंगी वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी, और जब वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एफ में से ही होके जाएंगी। ये हमने थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेटिव रेज में देखा था कि इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर वो किसी भी जगह से आए वो f को ही क्रॉस करके जाएंगे। तो जब वो f को क्रॉस करके गई तो फिर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर इमेज बनी है। कहाँ बनी है? f पर। इमेज पोजीशन एट f, हाँ हम कहते हैं एट f के ऊपर बन गई। और कैसी इमेज बनी है? बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। हाँ, मैंने गलत जगह लिख दिया, अच्छा यहाँ पे इन्होंने खुद ही लिख दिया हुआ है एट f, मतलब एट फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मैंने गलत जगह रख दिया, ये उल्टा चल रहा है ना? तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एट f या एट फोकस इमेज फॉर्मेशन हुई, और वो हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी, इसको हम पॉइंट साइज बोलते हैं। कैसी इमेज है ये पॉइंट साइज्ड इमेज है। एक कॉनकेव मिरर लो, उसको धूप में ले जाओ और एक पेपर के ऊपर फोकस कर दो। आपको एक, जब उसे फोकस करोगे, रेज ऑफ लाइट विच आर फॉलिंग ऑन इट, वो एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है तेज चमकता हुआ, यही एक्चुअली सन की रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सन विच इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। उसने सारी रेज ऑफ लाइट जितनी भी उसके ऊपर गिर रही हैं सन से आने वाली, उन सबको एक पॉइंट पे फोकस कर दिया है। कन्वर्जिंग लेंस है ये, कन्वर्जिंग मिरर है ये, कन्वर्ज कर देता है ऑल द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। तो सन की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर क्योंकि ये कंसंट्रेट कर देता है, ये पेपर जो है ये जलने लगता है। इसलिए हम इसको सोलर फर्नेसेस में भी यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई एक बात कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो इमेज फोकस पे बनती है, एट f बनती है,
और पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड होती है। अब आप बोलोगे कि एक पॉइंट ही बना है तो आपको कैसे पता चला कि ये इन्वर्टेड है? तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। सिंस द रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दिस इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। हम बोल तो रहे हैं कि पेपर पे ले लो, पेपर इज द स्क्रीन जिसके ऊपर आप ले लोगे इसे। तो ये इमेज रियल इमेज और रियल एंड इन्वर्टेड इसलिए है क्योंकि ये एक पेपर पर, एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की जा सकती है। ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से बनी है। ऑब्जेक्ट मे बी सन, मे बी समथिंग एल्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज एफ पर जो बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज होगी। हाँ, दूरी सन जितनी ना हो, ज़रूरी नहीं है कि ऑल द रेज पैरेलल ही आए, हो सकता है ज़्यादा दूरी से पैरेलल ना आकर के ऑब्लिक आ जाए, तो भी इमेज एफ पे ही बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी। वो हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर ऑब्लिकली आती हुई रेज हों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज ना आए तो क्या होगा? ऐसी केस में रेज जो होती हैं वो हमको कहीं नीचे से आती हुई दिखाई देती है ना, इस तरह से आती हुई दिखाई देती है, ऐसे करके। है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, लेकिन रेज जब आ रही है तो ये इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगी। द पोजीशन, अभी भी आप इसकी पोजीशन को कह सकते हो कि ये एफ पर है, यानी आप इसकी इमेज फॉर्मेशन करोगे तो वो एफ पे ही आएगी। हाँ, तो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। ये बात आप ध्यान में रखना। मतलब आप ये बात इसलिए दिखाई गई है कि आप कभी ये ना बोलो कि अरे रेज तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही हैं, लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही हो इसकी क्या गारंटी है? हम तो मिरर को टेढ़ा कर देंगे, तो अगर ये सीधी आ रही है तो फिर वो टेढ़ी हो जाएंगी ना। तो वो समझाने के लिए दिखाया है कि वो बनेगी तो एफ पर ही और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये तो एक बात हो गई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट को पास ले आते हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी। हाँ, ये ऑब्जेक्ट करीब आ जाए इस मिरर के, रहे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, वो कितना भी, वो 30, 40, 100 कितना भी डिस्टेंस हो सेंटीमीटर्स में, लेकिन उसका डिस्टेंस कैलकुलेबल फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, और ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी हो। तो यहाँ पर हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव रेज यूज़ करते हैं। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो तो एफ में से पास होगी, बाकी और 3 रिप्रेजेंटेटिव रेज हैं उनको यूज़ कर लो। जो एफ से जाएगी वो पैरेलल आएगी, जो सी से जाएगी वो वापस उसी रास्ते चली जाएगी, जो पी पे टकराएगी वो इस तरफ फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ जाएगी। रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ, उस जगह पर इमेज बनेगी। दैट वुड बी द प्लेस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। लेट अस सी कहाँ बनता है वो हम देखते हैं। तो इसके टिप से एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जिसको हम लेकर के जाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे निकल के जाती है वो टकरा के एफ से चली जाती है, दूसरी हमने एफ से निकाली है, वो टकराने के बाद में अपना एफ से जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज एक यहाँ से आए और एक यहाँ से जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो यहाँ से जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे हमको दिखता है इनका इंटरसेक्शन। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर इमेज बनेगी। अगर हम इसकी इमेज फॉर्म करें तो वो इमेज का पोजीशन
C और F के बीच में आएगा। इसका साइज भी इसके साइज से छोटा रहेगा, दिख रहा है, हाँ, डिमिनिश्ड। यानी इसे देखते आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, बिना टेबल को देखे हम बात करें कि इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, वो F से गई और F से जाने वाली पैरेलल गई, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन जिस जगह हो रहा है दैट पोजीशन इज C एंड F। तो द इमेज इज फॉर्म बिटवीन C एंड F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब वो दिख ही रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ही बनेगी। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जब इमेज बनती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज तो इन्वर्टेड ही होगी। दिस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन एंड इमेज इज डिमिनिश्ड। अब हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज तो नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, तो हम कहते हैं कि ये तो डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी इमेज है। तो देखो यहाँ पे हुआ इंटरसेक्शन, और जहाँ इंटरसेक्शन हुआ वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो हम इमेज को बनता हुआ इस तरह से दिखाते हैं कि वो प्लेस्ड रहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा होता है, तो वैसे ही इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म होती है हमेशा, ठीक है ना। रे डायग्राम में प्रिंसिपल एक्सिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नीचे के किसी पॉइंट से भी ये बना करके इसको एक एक्सटेंडेड बना देते हैं इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह से ये इमेज बन गई, और ये रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है। तो देखो, when the object was placed beyond C, real, inverted and diminished image is formed। और कहाँ बनी है वो? Between C and F। हाँ, the position of the image is between C and F। ठीक है, तो ये हमारी ये जो टेबल है ये कंसोलिडेट होती जा रही है, इसमें पोजीशन ऑफ द इमेज आती जा रही है, हाँ। और हमें ये भी पता चलता जा रहा है कि एज़ कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज का एज़ कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का रिलेटिव साइज क्या है, और इमेज किस टाइप की बन रही है, रियल या वर्चुअल। अभी तक हमने दो इमेजेस देखी हैं और दोनों ही रियल इमेजेस हैं। अब हम आगे देखते हैं। बिटवीन F एंड C या बिटवीन C एंड F इमेज तब बनी जब हम उसको बियॉन्ड C रखे। अब हम इसे लेके आते हैं और पास C के ऊपर। तो C के ऊपर जब हम लेके आएंगे इसे, तो ये जो पोजीशन है C की, इससे भी दो रेज निकलेंगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक F में, और फिर जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई वो F में से होके ही जाएगी, जो F में से होके गई वो पैरेलल ही जाएगी। दोनों का इंटरसेक्शन कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पोजीशन पे व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इस तरह से होता है कि इमेज जो होती है वो एट C ही बनती है। उसका साइज भी ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही होता है, और रियल एंड इन्वर्टेड वो है ही, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज तो इन्वर्टेड ही होती है, दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप नोट करें कि दिस इज द ओनली पॉइंट इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। हाँ, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता था। हाँ, जो प्लेन मिरर था वो सेम साइज की इमेज बनाता था। हमने उसी समय बात की थी कि जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है और सेम साइज की होती है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है।
अकेला ऐसा केस है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज, हर तरह के मिरर्स ले लो आप, अकेला ऐसा केस है जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज सेम साइज़ की बनती है, और कोई केस नहीं है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केसेस जो हैं उसमें कभी भी सेम साइज़ की इमेज नहीं बनती है, ना ही इनलार्ज इमेज बनती है। इमेज हमेशा छोटी बनती है उससे। तो इनलार्ज इमेज भी केवल यही बना सकता है, और वो रियल भी होती है, वर्चुअल भी होती है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो केस आप अभी देख रहे हो, when the object is placed at C, the image will also be formed at C and the size of the image will be same as the object, उतना ही बड़ा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो इमेज कहाँ बन गई? at C. when the position of the object was at C, position of image was also at C. सेम साइज की इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड तो वो है ही। ये सब डायग्राम्स आपको बनाने आना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको बनाने की। अब क्या होगा, अब हम इसको आगे और लेके जाएंगे और C और F के बीच में रख देंगे। हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये लेंथ जो है इनकी बराबर है, सेम साइज की इमेज है। तो अब हम इसको और आगे लेके गए और इसको हमने रख दिया बिटवीन C एंड F। C और F के बीच में इसको रख दिया गया। क्या होना चाहिए? अ रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल क्रॉस F एंड गो डाउनवर्ड्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अदर वन विल क्रॉस F in such a way that it will also go parallel to each other, but this time अभी क्या होगा कि इनका इंटरसेक्शन बियॉन्ड C होगा। अब ध्यान से देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था उस समय इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज F पर हुआ था। आप ऑब्जेक्ट को पास लिया, बियॉन्ड C रख दिया, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट जो था वो F और C के बीच में, यानी अवे फ्रॉम द मिरर चला गया। ठीक है, फिर आप C पे लाए और अवे फ्रॉम द मिरर जस्ट बिलो द C हो गया, इसलिए C पर इमेज बनी। अब आप और करीब ले आए, C और F के बीच में रखा है, तो ये और दूर जाएगा। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जाती जा रही है, और इमेज का साइज पहले पॉइंट साइज था, फिर डिमिनिश था, फिर सेम साइज था, अब इनलार्ज होगा। तो साइज इमेज का जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाता है कॉनकेव मिरर के केस में, वैसे वैसे बढ़ता जाता है। हाँ, तो बढ़ता जाएगा। देखते हैं, when the object is placed between C and F, what happens? A ray coming from this object parallel to principal axis from the tip, and the other one that is going below, crossing F and then parallel to principal axis, they intersect at a point which is beyond C. वो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली वो पॉइंट बियॉन्ड C है, C के पीछे। तो जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड C बनेगी। हाँ, पोजीशन ऑफ दिस विल बी, पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी बियॉन्ड C, और साइज उसका बड़ा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड वो है ही। तो रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड C। देखो ऐसे बियॉन्ड C बन गई, इससे इसका साइज बड़ा दिख ही रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बियॉन्ड C, इसने बिहाइंड C लिखा है, कोई बात नहीं, है ना, अपन बियॉन्ड C बोलते हैं, हमारी बुक भी बियॉन्ड, सबकी आदत है बियॉन्ड C बोलने की पड़ी हुई है। रियल एंड इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड इमेज बनती है ना। चलो, अब क्या होगा, अब आप इसे और आगे लाओगे और F के ऊपर रख दोगे। अनदर इम्पॉर्टेंट पोजीशन, जब आप इसको F पर रख देते हो, जब F पे रखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होती है। इससे निकलने वाली दो रेज, एक जो पैरेलल गई वो F से निकल जाएगी। अब आप इसमें से कोई रे ऐसी नहीं निकाल सकते जो F पे से निकल जाए। अब आप दो रिप्रेजेंटेटिव रेज निकाल सकते हो। देखो, या तो आप ये वाली, तो चलो ठीक है, ये तो आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो गई वो तो F से ही जाएगी, लेकिन
यहाँ से टिप से निकल करके एफ से थोड़ी जाएगी। तो आप या तो ये रिप्रेजेंटेटिव रे ले लें, सबसे आसान तो यही है। हमने एक चौथी रिप्रेजेंटेटिव रे भी तो बनाई थी जो पी पे जाती है और फिर वो ऐसे चली जाती है। हाँ, जनरली हम इसी को लेते हैं। उसके अलावा ऐसे भी ले सकते हो आप कि एक ऐसी रे इस डायरेक्शन में जाए कि ऐसा लगे कि वो सी में से होके आ रही है, इस डायरेक्शन में जाए तो वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, है ना। ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों ठीक हैं, दोनों ही पैरेलल टू दिस रे जाएगी। और पैरेलल जाएगी मतलब कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। और इन्फिनिटी पे जाएगी तो बहुत दूर जाने कहाँ जाएगी? साइज जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो फिर हम ये भी मानते हैं कि इफ़ द रेज आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी दे विल मीट एट इन्फिनिटी, है ना। वो जिस भी पॉइंट से आ रही थी, अगर वो इन्फिनिटी से आ रही हैं तो फिर वो जा रही हैं तो इन्फिनिटी पे जाकर एक्चुअली मीट करेंगी। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन मानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। देखो वीडियो देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। एफ पर ले आए हैं इसको और इसमें से दो रिप्रेजेंटेटिव रेज हमको निकालनी है किसी भी दो पॉइंट से। इन्होंने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए हैं तो अलग अलग पॉइंट से निकाल लेंगे, सेम पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, जहाँ से मर्जी निकालो। पैरेलल जो आएगी वो तो ऐसे चले जाएगी, लेकिन एफ से क्योंकि अब निकालने की जगह नहीं है इसलिए हमको कोई दूसरी रिप्रेजेंटेटिव रे लेना पड़ेगी, है ना। तो हमने रे कौन सी ले ली? अब हम रे ले रहे हैं जो एफ पी से आके टकरा रही है। जब इस पॉइंट से पी से आके टकराई तो ये पैरेलल टू द अदर रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और पैरेलल जा रही है तो इन्फिनिटी पे जा रही है। तो हम कहते हैं कि द इमेज इज मीटिंग एट इन्फिनिटी। नॉट, ये अब कन्वर्ज नहीं हो रही, हाँ, डाइवर्ज भी नहीं हो रही, तो ये इन्फिनिटी पर मीट होगी। हाँ, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर कंसीडर्ड टू बी, जब वो नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग हो तो दे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर गोइंग टू मीट एट इन्फिनिटी। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखो। तो इन्फिनिटी पर अगर वो जाकर के मिलने वाली है तो पोजीशन ऑफ द इमेज इन दिस केस क्या लिखा जाएगा? वी विल राइट इट एज इन्फिनिटी ना। किसी भी पॉइंट से देखो, अब ये इधर से भी किसी और पॉइंट से भी निकालें तो वहाँ भी ऐसा ही होगा, वो भी पैरेलल ही जाएंगी, इन्फिनिटी पे ही जाएगी, है ना। दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। बहुत बड़ी इमेज बनेगी ये। दिस इज द लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर वेयर वी आर गोइंग टू गेट रियल इमेजेस। हमने कहा था कि देयर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस। उन 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज की पोजीशन सब जगह हमने, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो एफ, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट अब एफ पे आ गया है, ये 5वीं सिचुएशन है जब इमेज इन्फिनिटी पे है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है। तो आउट ऑफ द 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, 5 केसेस में हमको रियल इमेज बनती है। अब एक केस बच गया जिसमें ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आएगा। इस बात को हम यूं समझें, देखो अपन देख ही लेते हैं इसे, कि जब ऑब्जेक्ट ये तो चलो अलग अलग पोजीशंस बता रहे हैं, कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और पी के बीच में आया तो एफ और पी के बीच में एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लें हम, कि आप एफ में से अब निकाल नहीं सकते हो। हाँ, आप जो मर्जी यूज़ करो रिप्रेजेंटेटिव रे, आप एफ में से निकालने के लिए भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई पैरेलल चली गई तब तो एफ में से ही निकलेगी। पैरेलल गई तो एफ को क्रॉस करके गई है। दूसरी पोजीशन हमारे पास ये बचती है, जैसा हमने लास्ट वाले में किया कि पी पे गई, और पी से जब जाती है तो वो ऐसे चली जाती है। हाँ,
ये एंगल बराबर रहे उसके लिए ये थोड़ा सा इस एंगल पे जाएगी कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। इनफैक्ट एज दे मूव अवे फ्रॉम द मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रेज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी देयर इज़ नो चांस दैट दे विल एवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम बैकवर्ड प्रोजेक्शन करते हैं जैसा कि प्लेन मिरर में करते थे, एंड वी विल सी an apparent intersection behind the mirror. We will get an image behind the mirror that would be बड़ी है ना इससे enlarged. Virtual and erect apparent intersection से इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है। कल मैंने आपको मिरर दिखाया था एक्चुअली कॉनकेव मिरर, और हम उसमें अपना फिंगर शो कर रहे थे कि अगर ये पास चला जाता है तो उसकी इमेज बनती है, लेकिन दूर चला जाता है तो इमेज नहीं बनती। हाँ, एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो कि इनलार्ज भी होती है वो इस मिरर में तब बनती है जब हम इसके बहुत पास होते हैं। कहाँ होते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। अगर आपके पास में एक शेविंग मिरर है, कॉनकेव मिरर का यूज़ यहाँ से निकल के आता है कि अगर हमारे पास एक शेविंग मिरर है तो जो बंदा शेव करते समय अपना चेहरा देख रहा है, या वो मेकअप मिरर भी हो सकता है, हाँ फीमेल्स यूज़ करती है मेकअप के लिए, उसको मेल भी कर सकते हैं खैर, तो आपको एक मिरर चाहिए जिसमें आपका चेहरा बड़ा दिखे, क्लियर दिखे, तो आप अपने फेस का, योर फेस इज़ एन ऑब्जेक्ट, आप अपने फेस को एफ और पी के बीच में जब रखोगे तो आपको अपना फेस बड़ा बड़ा दिखाई देगा इनसाइड द मिरर। आपके पास अगर ऐसा मिरर है तो अभी ये एक्सपेरिमेंट करो कि उसमें अपना फेस देखो, आपको वो कंसिडरेबली बड़ा दिखेगा। आप उसे दूर ले जाओ अपने फेस से और आपको दिखेगा कि आपका फेस जो है वो उसमें से जो सीधा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो थी आपकी वो गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि जैसे ही आपका फेस पीछे हटते हटते यहाँ पहुँचा एफ पे पहुँचते आपकी इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। तो इसका मतलब हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तब तक ही हमको इनसाइड द मिरर दिखाई देगा जब तक हमारे फेस का पोजीशन एफ और पी के बीच में है। दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक रोल है कॉनकेव मिरर का जिसे हम बोलते हैं डेंटिस्ट मिरर। हाँ, ये डेंटिस्ट के काम में आने वाला मिरर है, हम अभी देखेंगे वीडियो में। तो वो डेंटिस्ट क्या करता है कि हमारे मुंह के अंदर वो चम्मच जैसी, स्पून जैसी, जिसके आगे एक छोटा सा कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, एक अपना इंस्ट्रूमेंट मुंह के अंदर इंसर्ट करके, उसमें एक बल्ब भी होता है जिससे कि हमारे टीथ के ऊपर जिस टूथ को उन्हें देखना है उसके ऊपर लाइट भी डाल रहे हैं हम, तो उस टूथ का पोजीशन एफ और पी के बीच में रखने की कोशिश करते हैं डेंटिस्ट, सो दैट the object is the image of the object is seen like this, virtual, erect and enlarged। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके यूजेस आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाने चाहिए कि वाई इट इज़ अ डेंटिस्ट मिरर और अ शेविंग मिरर। हाँ, छोटी क्लासेस में तो आपने पढ़ा ही था। दूसरा, इन्होंने दूसरी रे ली है जो कि सी में से होके चली जाएगी, आप वो भी कर सकते थे। इन एनी केस ये पीछे जा कर के बैकवर्ड प्रोजेक्शन पे ही इनलार्ज इमेज बनेगी। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बन नहीं सकती। अब जो इमेज बनेगी वो एक अपरेंट इंटरसेक्शन की वजह से बनने वाली एक वर्चुअल इमेज बनेगी लाइक दिस। और अब इसको देखेंगे तो इसका साइज इसके साइज से बड़ा होगा। तो इसको हमने लिख दिया बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर बन गई। वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज तो थी ही, बिहाइंड द मिरर इज द पोजीशन। सो फॉर द 6 डिफरेंट पोजीशंस वी हैव सीन द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, जिसमें फ्रॉम द स्टार्ट हमने देखा कि when the object was at infinity, it formed at principal focus, the image was point size or highly diminished, and
इट वॉज रियल एंड इन्वर्टेड। जब आप उसको ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस लेके आए, करीब लेके आए, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी रखा आपने, तो इमेज फॉर्म हुई बिटवीन सी एंड एफ। इस बार इमेज रियल इन्वर्टेड थी ही, लेकिन डिमिनिश थी, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज नहीं थी, यानी इमेज का साइज पहले से थोड़ा बढ़ गया। फिर आप ऑब्जेक्ट को लेके आए सी पर लाए तो इमेज भी सी पर बन गई, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, इमेज का साइज थोड़ा और बढ़ गया और अब ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया। फिर आप और करीब ऑब्जेक्ट को लेकर के आए, आपने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दिया, इमेज बियॉन्ड सी चली गई, इमेज का साइज और बढ़ गया, अब वो इनलार्ज्ड इमेज या मैग्नीफाइड इमेज कहलाएगी। फिर ऑब्जेक्ट और करीब आया एफ पे, इमेज हाईली इनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज्ड बन गई, कहाँ पे बन गई? इन्फिनिटी पे बन गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज एफ पर थी, पॉइंट साइज थी, हाँ, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आपने एफ पे रख दिया तो इमेज इन्फिनिटी पे चली गई है। फिर लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट जो था वो एफ और पी के बीच में रखा गया, हम कह रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो हम अभी देख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी। मैंने इसका डायग्राम अलग तरीके से बनाया था, वो भी सही है, हमने कैसे बनाया था, इन्होंने कैसे बनाया, आप देख लो, दोनों ही कंडीशन सेम है। मैं ऐसे लेके गया था, हाँ, ऐसा दिखाया था मैंने कि ये पैरेलल जा रही है, इन्होंने इसको आगे तक ये लेके नहीं गए, सी में से होके जाएगी, हाँ, मतलब ये पैरेलल नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, इन सच अ वे दैट दे विल नेवर मीट विद ईच अदर। तो हम इसको बैकवर्ड प्रोजेक्शन करेंगे तो ये यहाँ कहीं पे मिलता हुआ, जहाँ भी ये मिलता हुआ दिख रहा है, मतलब कि ये इस एंगल पे जाएगा कि ये इससे मिलता हुआ दिखेगा और इमेज यहाँ पे बनेगी। हाँ, तो आपको 4 रिप्रेजेंटेटिव रेज बताई हैं, 4 में से आप कोई सी भी 2 यूज़ करोगे और उनके इंटरसेक्शन से, या तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, आपने देखा एक्चुअल इंटरसेक्शन से रियल इमेजेस बनती हैं, हमेशा वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती हैं, इसलिए वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, और रियल इमेज, वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, वो तभी बनती है जब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो पाता। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि एक कॉन्केव मिरर किस तरह से इमेजेस बनाता है। कल हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, कल हम इसके आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। हाँ, कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इन बातों से रिलेट करेंगे जो हमने आज सीखी है। मतलब अगर वो डेंटिस्ट मिरर यूज़ हो रहा है तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज इनसाइड द मिरर। अगर वो एज अ सोलर कंसंट्रेटर यूज़ हो रहा है या एज अ बैकग्राउंड मिरर ऑफ अ कार हेडलाइट यूज़ हो रहा है तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अपनी बुक में से देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी बुक में ये चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। आपकी बुक में ये रिप्रेजेंटेटिव रेज लिखी हुई है, जहाँ पे आपका ये पॉइंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स। ये सब आपकी कॉनकेव की हैं। कल कॉन्वेक्स के बारे में भी बात करेंगे अपन। कॉन्वेक्स में तो केवल खैर 2 ही इमेज बनती हैं, 2 ही तरह की इमेज बनती हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपकी बुक में पेज नंबर 162, 163, 164 एंड सो ऑन, आगे 165 इसमें दिखाई गई हैं। आप इनको अच्छे से देख लो और रे डायग्राम्स जो हमने आज बनते हुए देखे हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। दैट इज़ मस्ट, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। रे डायग्राम बनाना सीख लो, फिर उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, मिरर फार्मूला लिखेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें हम फिर से रे डायग्राम बना करके एवरी क्वेश्चन विद एवरी न्यूमेरिकल हम रे डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो कंसेप्ट क्लैरिटी थ्योरी की भी हो जाएगी, न्यूमेरिकल की भी हो जाएगी। ठीक है, कल बात करते हैं बाकी। थैंक यू।